नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट ओशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि यहाँ हम पाएंगे साइंस से रिलेटेड ओशन ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे खाना खाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, वैसे ही पादपों को भी पोषण की आवश्यकता है। तो वो पादप किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, वह सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब खनिज भोजन के घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब भोजन के घटक हैं और ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अतः इन्हें पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज, यह सब भोजन के घटक हैं और ये सब घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें पोषक कहते हैं। ध्यान रखना, यह सब घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। अब पोषण, जैसे मानव यानी हम लोग और जीव जंतु आदि तो पोषण प्राप्त करते हैं पादपों से। पादपों से उनकी पत्तियां, उनके फल, उनके फूल आदि को वो लोग कंज्यूम करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। और उस पोषण में वो लोग क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, जैसे चावल से। प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जैसे दालों से। वसा प्राप्त करते हैं, जैसे घी से, दूध से। और विटामिन प्राप्त करते हैं, जैसे हरी सब्जियों से। खनिज प्राप्त करते हैं, जैसे गाजर, मूली और कई प्रकार की सब्जियां, इनसे हम खनिज भी प्राप्त करते हैं। तो जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जीवों को होती है, और जीवों में दोनों दोनों जीव आगे, जंतु भी आगे और पादप भी आगे। पादप जंतु तो कैसे प्राप्त कर लेंगे? जंतु तो प्राप्त कर लेंगे पादपों को खा करके। और क्या क्या प्राप्त कर लेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि सब। अब सवाल ये आता है कि पादप आखिरकार ये चीज़ें कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पादप तो किसी चीज़ को खाते नहीं, तो फिर वो पोषण कैसे प्राप्त करेंगे? ये हम आपको बताएंगे कि वो पोषण कैसे प्राप्त करेंगे। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप किसी से जाकर भोजन प्राप्त करेंगे नहीं, वो अपना भोजन खुद ही बना लेंगे। और वो कैसे बनाएंगे, वह सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसा कि हमने पहले बताया कि मानव या फिर जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो पादपों से प्राप्त करता है। लेकिन पादप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, आओ जाने। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कौन? प्राणी। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जो पादपों को कंज्यूम करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वे तो प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। और जो लोग मांसाहारी होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैसे निर्भर किया? क्योंकि वो मांसाहारी हैं। वो जिस जंतु को खाएंगे, उस जंतु ने भी तो कोई पादप या कोई पादप की पत्तियां, पुष्प, फल, फूल, सब्जियां आदि कुछ खाई होंगी। या उसने नहीं खाई है, वो भी मांसाहारी था, जिसको उस जंतु नंबर 1 ने कंज्यूम किया था। जिस मांसाहारी जंतु ने उसको कंज्यूम किया था, वो जंतु भी अगर मांसाहारी है, तो वो जिसको कंज्यूम करता है, वो तो किसी न किसी पादप को खाता होगा। तो इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। कौन? मानव या अन्य प्राणी। अब एनसीईआरटी की एक खास बात है, यहाँ पर आपको दो पात्र मिलेंगे, बूझो और पहेली। ये देखो, ये पहेली है और ये बूझो है।
साथियों, ये और कुछ नहीं, ये बाल मनोविज्ञान का प्रयोग है। एनसीईआरटी को बनाने वाले प्रोफेसर्स ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी और कई भारत की नामी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए एनसीईआरटी को इस तरीके से लिखा है कि बालक उसे बहुत सहजता से समझ सके। तो इन बूझो और पहेली का क्या काम है? ये बूझो और पहेली ऐसे दो पात्र हैं जो आपका आपको यह बताएंगे कि हमें हमारा मस्तिष्क चलाया कैसे जाता है और सवाल कैसे किया जाता है। ये दोनों दरअसल अ, ऐसे मान के चलिए कि इस चैप्टर को बैठकर आपके साथ साथ ये दोनों भी इसे पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते हुए इनके दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। वो ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में भी आने ही चाहिए। अगर आप ध्यान लगाकर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप अ, इस चैप्टर को बहुत ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं और आपको आपके दिमाग में प्रश्न आने ही चाहिए। और अगर नहीं आते हैं तो बूझो और पहेली से आप सीखिए। तो क्या प्रश्न कर रहा है बूझो, देखते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब इतना इसने सब कुछ पढ़ा कि सब लोग पोषण ग्रहण करते हैं, जंतु भी करते हैं, पादप भी करते हैं, जंतु पादप को खा लेते हैं, पादप भोजन अपना खुद बना लेते हैं। तो फिर इसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि वो खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आखिरकार? ऐसा क्या उनके पास मटेरियल मौजूद है जिससे वो अपना भोजन बनाते रहते हैं और कहाँ बैठ के बनाते हैं? तो चलिए, भोजो के सवाल का जवाब भी होगा और आपका की जिज्ञासा का भी जवाब होगा इस चैप्टर में। आगे देखिए, पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि पादप ही ऐसे जीव हैं सजीवों में, जंतुओं और पादपों। जंतु तो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, पादप भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे ये इन्होंने बता दिया है यहाँ पर। कैसे बनाएंगे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, खनिज से, इनकी सहायता से वो भोजन बनाएंगे। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ऑब्वियसली बात है, उपलब्ध होंगे तभी वो उनसे बना पाएंगे। और उपलब्ध होंगे तो कहाँ होंगे? जल उपलब्ध होगा भूमि में, भूमि में जल उपलब्ध होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद होती है? वातावरण में। खनिज कहाँ पर मौजूद होते हैं? खनिज भी जमीन में, हमारी धरती में, जमीन में मौजूद होते हैं। लेकिन वो खनिज उनको मिलेंगे कैसे? उनको खनिज मिलेंगे कई प्रकार के प्रक्रमों की सहायता से। कई ऐसे खनिज होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन को वो उस रूप में पादप ग्रहण नहीं कर सकते नाइट्रोजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को तो उस रूप में ग्रहण कर लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन को इस रूप में वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन के इस रूप को ग्रहण कर सकेंगे, N2O या NO2। अब N2O और NO2 को आखिरकार मतलब इसको N2 को इस रूप में कैसे बदला जाए, या फिर इसको इस रूप में कैसे बदला जाए? तो इसका जवाब भी आपको इस चैप्टर में आगे मिलेगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में किस प्रकार बदला जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने के लिए एक सहजीवी जीवाणु होता है, राइजोबियम नाम का, जो पादपों की जड़ों में सहजीवी संबंध के रूप में रहता है। उसे पादप आवास उपलब्ध कराते हैं और वो पादपों को खनिज उपलब्ध करवाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि या क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं सजीवों को। पोषक पदार्थ होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। अब ये सजीवों की शारीरिक संरचना, सजीव में पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए, हमारे तो हाथ पैर और पादपों के जड़ तना पत्ती, इन सब की वृद्धि। हम भी बड़े होते हैं, पादप भी बड़े होते हैं। और क्षतिग्रस्त भागों, हमारे भी चोट लगती है और पादपों की भी लगती है। पादपों का
कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई पशु कोई उसके किसी भाग को खा गया या फिर हमने उसके किसी भाग को तोड़ दिया, तो उसके रखरखाव, उसकी मरम्मत आदि के लिए ये पोषक पदार्थ उसे समर्थ बनाते हैं। विभिन्न विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैव प्रक्रम से मतलब जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम से मतलब है कि पादप हमारी तरह श्वसन भी करते हैं, हमारी तरह नहीं लेकिन श्वसन करते हैं। तो श्वसन आखिरकार किस प्रकार करते हैं ये भी हम जानेंगे। अभी तो पादपों में पोषण जान रहे हैं हम, लेकिन यहाँ जैव प्रक्रम नाम से शब्द आ गया है, तो इस जैव प्रक्रम के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैव प्रक्रम में श्वसन आता है और प्रकाश संश्लेषण आता है, वाष्पोत्सर्जन आता है, और भी पादपों में जैसे जो कई प्रक्रम होते हैं उनके अंदर जैव वे सब जैव प्रक्रमों के अंतर्गत आते हैं। और उन जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? पोषक पदार्थ। और ऊर्जा मतलब ऊर्जा पादपों में किस रूप में होती है? इस रूप में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कैसे बनता है ये भी आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताया जाएगा। फिलहाल पादपों में पोषण पर ही हम ध्यान देते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की या उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। जैसे कि पादप पादप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो उस विधि को क्या कहा जाएगा? स्वपोषण। और उन पादपों को क्या कहा जाएगा? स्वपोषी। उन पादपों को स्वपोषी कहा जाएगा। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु या हम लोग मनुष्य भोजन ग्रहण करेंगे कैसे? या तो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन होगा। पादप संश्लेषित भोजन कैसे करेंगे? पादपों में संश्लेषित भोजन कहाँ पर मौजूद होता है? उसके फल में, उसके पत्तियों में, उसके पुष्प में, उसके मूल में, उसे हम ग्रहण करते हैं। तो हम किस प्रकार के जीव हैं? या जंतु विषमपोषी प्रकार का के हम जीव हुए। ठीक है, तो जंतु किस प्रकार के जीव हो गए? विषमपोषी। और पादप स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं। अब पहेली क्या जानना चाहती है? दूसरा पात्र है, पहला पात्र हमारा क्या था? बूझो, और दूसरा है पहेली। पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? क्या दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल उठा था जो सवाल पहेली के मन में उठा है? अगर नहीं उठा था तो पहेली के साथ साथ इस प्रश्न को पर गौर कीजिए और आगे कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऐसे सवाल अपने दिमाग में ला सकें। अब पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली जानना चाहती है कि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज आदि से भोजन क्यों नहीं बना सकता? जब इसने इस चैप्टर में पढ़ा पहेली ने कि जो पादप होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसके मन में सवाल उठा कि पादपों में ऐसा क्या है और हम में ऐसा क्या नहीं है? हम भी अपना भोजन खुद बना लेंगे तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो हम अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते आखिरकार? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है? पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ यानी कि पादप में जहाँ पर खाद्य बनता है वो फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है पादपों में? और क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? सभी भाग, जड़, तना, पत्ती सभी जगह क्या भोजन बन जाता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में ही बनता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कच्ची सामग्री मतलब हमने पढ़ा था कि भोजन कैसे बनाते हैं? भोजन बनाते हैं जल, प्रकाश, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब उसको मौजूद मिलेंगे कहाँ से? प्रकाश तो उसे सूर्य से मिल जाएगा, जल उसे भूमि से मिल जाएगा, और खनिज उसे भूमि से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसे वातावरण से मिल जाएगी।
ठीक है। तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये सब कच्ची सामग्री थी। ये मैंने आइडिया दे दिया आपको कैसे प्राप्त करते हैं और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? फिर खाद्य फैक्ट्रियां जहां पर खाद्य बनना है, वे इन सब जो रॉ मटेरियल था, ये कच्ची सामग्री थी, वहां पर कैसे पहुंचेगी? तो जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब पहले हमने पढ़ा पादपों में पोषण विधि। विधि क्या होती है? अब प्रक्रम। पहले हमने मेथड पढ़ा था। मेथड में हमें केवल आइडिया दिया गया था कि कैसे आखिरकार वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमें पता चला कि जो पादप होते हैं वे जल, खनिज लवण, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बना लेते हैं। यह विधि हो गई। अब प्रक्रम। अब वो जो था, इनके जो कच्चा पदार्थ था वो इनकी खाद्य फैक्ट्री तक कैसे कैसे पहुंचता है और वहाँ पर स्थानांतरण कैसे होता है, बनता कैसे है, यह सब हम आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब इसने बता दिया है कि भोजन पादप के किस भाग में बनता है। किस भाग में बनता है? पत्तियां। क्या आपको पहले से ये पता था? अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप जान लीजिए कि पादप के पत्ती नामक भाग में भोजन बनता है। अब पत्ती में ही क्यों बनता है, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जहां भोजन बनता है वहीं पर कच्चे पदार्थ पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मिट्टी में जल मौजूद होता है, खनिज लवण जो मौजूद होते हैं वे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पादप के पत्ती तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब फिर से बूझो आ गया है, देखिए। अब बूझो क्या जानना चाह रहा है? बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। इसने पढ़ लिया। इसने पहले पढ़ा था कि भाई कैसे आखिरकार स्थानांतरण होता है इनका। तो इसके दिमाग में प्रश्न आया कि भाई ये सब जो मूल ने अवशोषित तो कर लिया, लेकिन अब पत्ती में जहाँ ये खाद्य फैक्ट्रियां हैं वहां तक ये सब पहुंचेगा कैसे? तो बढ़ते हैं आगे। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तने के माध्यम से भी कैसे पहुंचाए जाते हैं वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार में पढ़ेंगे, आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप अभी इतना ही जान लीजिए कि तने के माध्यम से मूल जो अवशोषित किए गए जल और जो खनिज लवण है उनको तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचा देती है। अब वो कैसे पहुंचाती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, हिंट कर देता हूँ। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं नाम से इसका एक तंत्र होता है जिसकी सहायता से ये उन जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। अब वो जल और खनिज लवण आखिरकार उसमें कैसे आगे बढ़ता है, क्या उसमें बल काम करता है और किस प्रकार से मतलब सक्शन सक्शन प्रेशर काम करता है, या क्या खिंचाव बल उत्पन्न होता है जिससे वह जल और खनिज लवण है वो खींच करके और पत्ती तक पहुंच जाते हैं। क्या ये सक्रिय प्रक्रम होता है? अब सक्रिय और निष्क्रिय दो चीजें होती है। सक्रिय प्रक्रम वो होता है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। अगर किसी चीज को हम शक्ति लगा करके काम कर रहे हैं तो वो सक्रिय प्रक्रम है। और एक होता है निष्क्रिय प्रक्रम। निष्क्रिय प्रक्रम वो होता है जिसमें एटीपी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप होता है। अब हमें पता लग गया है कि जल, खनिज लवण आदि पादप की पत्ती तक कैसे पहुंचेंगे, तने की सहायता से। और वो क्या मेथड होता है वो आगे आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। बाकी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पत्तियों तक पहुंचती है। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है। पत्ती की सतह पर कुछ उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में पहुंच जाती है। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है कोशिका के बारे में, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। वे सूक्ष्म इकाइयाँ क्या होती है? वे सूक्ष्म इकाइयाँ होती है कोशिका। और कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो तो एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
एक कोशिकीय जीव। और जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे उनको बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेलुलर एनिमल कहा जाएगा। अब कोशिका के बारे में जो दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोई भी कोशिका होती है, जैसे ये कोशिका है, एक पतली बाह्य झिल्ली से घिरी हुई है जिसे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसमें केंद्र, इसके जो केंद्र होता है, इस केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है। ये देखो, एक सुस्पष्ट संरचना है, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके सेंटर में वो बिल्कुल सुस्पष्ट संरचना दिख रही है आपको, इसको न्यूक्लियस या केंद्रक हम कहेंगे। और जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये द्रव्य है, इसको हम कहेंगे केंद्रक, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये देखिए, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान संरचना से घिरा होता है, उसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो ये हमने कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली नॉलेज ले लिया। वैसे शायद आपने छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पत्ती पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा पत्ती के अंदर पहुंच जाती है। जो कि पत्ती क्या था, पत्ती था भोजन निर्माण करने की फैक्ट्री। किसका भोजन? पादपों का भोजन बनाने की फैक्ट्री। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करेगी? उसमें प्रवेश करेगी सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं, ये द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अब ये द्वार कोशिकाएं क्या चीज़ है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये द्वार कोशिकाएं क्यों होती हैं, इन्हें द्वार कोशिकाएं क्यों कहा, आखिरकार होती क्या है, इनका कार्य क्या होता है, कैसे ये बंद होती है, खुलते हैं। जल, खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो देखिए, हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि जो जल और खनिज लवण होते हैं, यह मूल अवशोषित करती है मृदा से, यानी कि मिट्टी से, जमीन से, और पहुंचाती है कहाँ तक? जो खाद्य निर्माण की फैक्ट्रियां हैं, पत्ती, वहां तक पहुंचाती है। अब मूल से पत्ती तक कैसे पहुंचती है, ये हमने पिछले पेज पर पढ़ा था, तने की सहायता से। और अब यहाँ बताया जा रहा है कि उस तने में भी कुछ संरचनाएं मौजूद होती हैं जिनका नाम है वाहिकाएं। उन वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाई जाती है। ये वाहिकाएं नली के समान संरचना होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये नली के समान संरचना होती है और ये जड़ों में भी मौजूद होती है, तनों में, तने में भी मौजूद होती है, शाखाओं में, पत्तियों में, सब तक फैली रहती है। और ये कार्य क्या करती है? ये जल और खनिज लवण को मूल से अवशोषित जल और खनिज लवण जो कि मूल द्वारा अवशोषित किए गए हैं उनको पत्ती तक पहुंचाती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसी पुस्तक के अध्याय 11 में आप पादपों में पदार्थों के परिवहन, पदार्थों का परिवहन यानी कि जो जल और खनिज लवण मूल ने अवशोषित किए, ये किस प्रकार से इनका परिवहन होगा मूल से पत्ती तक। अब पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि ये खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब देखो, पहेली से आप सीखो, पहेली के दिमाग में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं।
यह इसके दिमाग में ये इतना प्रश्न भी आया कि आखिरकार पत्ती में ही ऐसा क्या है कि यह भोजन बना देती है, तने में क्यों नहीं बनता और मूल में क्यों नहीं बनता, पत्ती ही आखिरकार क्यों बना देती है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक मौजूद होता है, हरा वर्णक, एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश से जो सौर ऊर्जा संग्रहण होती है वह पत्ती में किस प्रकार से ग्रहण की जाती है, इस क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से ग्रहण की जाती है। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता कहाँ पर है, पत्ती के किस भाग में यह क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल पत्ती के क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में यह क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है और पत्ती को भोजन बनाने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जो ऊर्जा सूर्य से ग्रहण की गई इस ऊर्जा का उपयोग जल और खनिज कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो खाद्य का संश्लेषण पत्ती ने किया वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो किया, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। पूरी परिभाषा आगे हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की एग्जैक्ट। अभी आप इतना जान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया, खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। कैसे हुआ खाद्य संश्लेषण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण से खाद्य का संश्लेषण हुआ। किसने किया, पत्ती ने। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या हो गई, पत्ती द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण आदि की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है जी। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल आवश्यक है जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करेगा और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है ही, और जल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये सभी आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, अद्वितीय का मतलब जिसके समान और दूसरा कोई नहीं है। यह प्रक्रम पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, अद्वितीय प्रक्रम। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा पत्तियों द्वारा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब देखिए, हम लोग भी ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पोषण के लिए क्या उपयोग करते हैं, पादपों को, या हम लोग पादपों को उपयोग करते हैं। पादपों की जड़, तना, पत्ती को हम खाते हैं जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है। और उनमें जो ऊर्जा संग्रहित हुई है वो कहाँ से संग्रहित हुई है, सूर्य से। तो इसलिए सूर्य की ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से हमने भी ग्रहण किया। इसलिए सभी जीवों के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे वह जंतु हो, दोनों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। देखिए सूर्य कितना आवश्यक है हमारे लिए। तो एक प्रश्न एनसीईआरटी में है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया नहीं करेंगे, भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, और पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो अ, अ, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। तो न तो पृथ्वी पर पादप रहेंगे और न ही जंतु, यानी पृथ्वी पर जीवन
असंभव है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, न तो पौधों को न हमें। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होती है। एक नई चीज आई है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। और यह ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होती है यह हम आगे जानेंगे। और ये ऑक्सीजन आपको पता है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। और पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं रहे, जैसा कि बताया गया है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण अगर पादप नहीं कर रहे हैं तो पादप भी जीवित नहीं रहेंगे, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए पृथ्वी पर जीवन असंभव है। अब आपसे अगर कोई प्रश्न करता है प्रकाश संश्लेषण कितना जरूरी है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कहाँ पर होंगी, पत्ती में मौजूद होगी। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O, इन ये CO2 ये H2O, ये दोनों प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या लिखेंगे हम, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होगा, O2। तो CO2 और जल की सहायता से, H2O की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है जी। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। देख रहे हो आप इस समीकरण में, ये ऑक्सीजन निर्मुक्त हो गई। ये ऑक्सीजन कैसे निर्मुक्त हुई यह भी हम आपको बताएंगे। ये CO2 है, ये H2 है, ये इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया एक तो कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाया, O2। अब ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, और इधर कितनी है, इधर 2 और इधर 12, यानी 12 और 2 16। और इधर कितनी हो गई, इधर होगी 2 और 1 3। अब इसको संतुलित करेंगे। ये कितनी हो गई ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, और ये कितनी हो गई 6, तो 12 और 6 18, 6 दूनी 12, और ये हो गए 6, 12 और 6 18। और इधर इधर ऑक्सीजन है 12 पहले से ही, 6 तो पहले से है ही और 2 पहले से है ही। यहाँ अगर अपन 6 लगा देते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 18। अब ये फार्मूला बिल्कुल संतुलित हो गया है। कार्बन इधर 6 है, कार्बन इधर 6 है, और हाइड्रोजन इधर 11, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 दूनी 12 है। ऑक्सीजन इधर 6 है और यहाँ भी यहाँ 6 है और यहाँ पर 12 है, और 12 और 6 18, इधर भी 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है जी। ये देखिए
6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरणात्मक प्रदर्शन है। इसमें ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रही है। पौधे के लिए वह इतनी आवश्यक नहीं है जितनी हमारे लिए है, क्योंकि हम अगर ऑक्सीजन हमारे लिए नहीं होगी तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। पौधे ने तो क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। पौधे का मकसद क्या था, कार्बोहाइड्रेट बनाना। और हमारा क्या, और यह इससे हमारा भी पर्पस सॉल्व हो गया, हमें क्या मिल गई, ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट बनाता C6H12O6 ग्लूकोज, वह पत्तियों में किस रूप में संचित हो जाएगा, मंड या स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम भी आप देखते चलिए। एनसीईआरटी के डायग्राम में बहुत कुछ बातें छिपी होती है। अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए एक पत्ती का काट चित्र। काट चित्र यानी पत्ती की जो ट्रांसफर सेक्शन होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसमें क्या क्या बताया गया है, देखिए। एक चित्र तो है यहाँ पर, ए पत्ती कैसी होती है, पत्ती को बताया गया है। और पत्ती के इस छोटे से भाग से एक कोशिका ली है और इस कोशिका को इस कोशिका की जो ट्रांसफर सेक्शन है अनुप्रस्थ काट काट के वो बताया गया है। इसमें ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये देखिए ये द्वार कोशिकाएं, ये देखिए ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों को खुलने और बंद होने में मदद करती है। और ये क्लोरोफिल है, ये छोटे छोटे पिगमेंट आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल जिसमें मौजूद होंगे, ओबियसली बात है, क्लोरोफिल जहां मौजूद होंगे उस अवयव को, उस कोशिका के घटक को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये द्वार कोशिकाओं का बड़ा चित्र बताया गया है। ये द्वार कोशिका और ये द्वार कोशिका और ये रंध्र। द्वार कोशिकाएं रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करती है। ये मैकेनिज्म आपको आगे बताया जाएगा, कैसे ये मैकेनिज्म होता है कि द्वार कोशिकाएं कैसे आखिरकार स्थित होती है और कैसे वापस यथावत हो जाती है और रंध्र खुलता है और बंद हो जाता है। अब बूजो क्या जानना चाह रहा है। बूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल होती है। गहरी लाल रंग की पत्तियां भी देखी इसने तो, बैंगनी भी देखी, आपने भी देखी है क्या, लाल रंग की पत्तियां, बैंगनी रंग की पत्तियां, भूरे रंग की पत्तियां। लाल बैंगनी भूरे रंग की पत्तियां देख ली बूजो ने, आपने देखी है, देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो ये मान लीजिए कि होती है। लाल रंग की पत्तियां भी होती है, बैंगनी भी होती है, भूरे रंग की भी होती है। तो यह जानना चाहता है बूजो कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इसके दिमाग में यह प्रश्न आया कि भाई यहाँ हरी पत्ती बता रखी है और अभी तक बताया गया है कि भाई प्रकाश संश्लेषण कर रही है पत्तियां, क्योंकि पत्ती का केवल पत्ती ही ऐसा भाग है इस वृक्ष का जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि वह हरा भाग है और हरे भाग में होगा हरित वर्णक क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल होगा तभी यह प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो ये देखा कि लाल बैंगनी या भूरे रंग की पत्तियां होगी, इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं, तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण कुछ मात्रा में होता है। यह चैप्टर में हम बताते हैं आपको, लेकिन उतना तो नहीं कर पाएगी जितना हरी पत्ती कर पाती है, क्योंकि उसमें तो हरित हरित वर्णक होता है। और पत्ती के अतिरिक्त पादप के दूसरे भागों जैसे कि तने एवं हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हरी शाखाएं होंगी और जो तना होगा उसे ही प्रकाश संश्लेषण तो होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता, क्योंकि वहां पर हरित वर्णक क्लोरोफिल की मात्रा उतनी नहीं होती है। और मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया, नया वर्ड आ गया, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प जो जल है उसका वाष्प बनकर उड़ना। पौधे में जल होता है, बिल्कुल होता है। मूल से उसने भोजन जल को अवशोषित किया था ना, वही तो जल। तो वो है, उसका वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होता क्यों है? वाष्पोत्सर्जन इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें गर्मी होती है। हम भी बाहर निकलेंगे तो हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? गर्मियों में ज़्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि सूर्य हमसे जल को अवशोषित कर लेता है। सूर्य की गर्मी से हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसलिए हमें पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मरुस्थल में जो पादप होंगे उनको वाष्पोत्सर्जन, उनमें भी वाष्पोत्सर्जन तो होगा ही। अब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की कमी होगी। अब मरुस्थल में तो वैसे ही जल नहीं है, तो फिर तो ये है उस जल की क्षति को कैसे पूर्ण करेंगे, यह बताया गया है। तो ये पादप, इनमें एक अनुकूलन पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय क्षय को कम करने के लिए इनमें एक अनुकूलन पाया जाता है कि इनकी जो पत्तियां होती है या तो शल्क के समान हो जाती है या शूल रूपी हो जाती है। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा या कैक्टस देखा होगा, उसमें जो कांटे लगे होते हैं वो और कुछ नहीं है, वह पत्तियों का रूपांतरण ही है। आपने चलो आपने और कुछ नहीं तो खेजड़ी का वृक्ष तो देखा ही होगा, बबूल का वृक्ष तो देखा ही होगा। उसमें जो पत्तियां होती है वो कितनी छोटी होती है। और जो कैक्टस और जो ये नागफनी का पौधा है, इनमें पत्तियां इसका कांटों का या शल्क का रूपांतरण हो जाती है। और अपने और इससे फ़ायदा क्या हुआ पत्ती को? इससे फ़ायदा ये हुआ कि पत्ती का जो सरफेस एरिया था, जो इसका इसकी सतह थी, वो इतनी कम हो गई कि वहाँ से जल की हानि कम होगी। एक तो पत्ती इतनी बड़ी है और एक पत्ती इतनी सी है, तो इसका सतह तो इतना सारा है और इसका सतह थोड़ा सा है। तो थोड़ी सी सतह से कम जल का वाष्पोत्सर्जन होगा और बड़ी सतह से ज़्यादा होगा। तो इसलिए पादप हैं, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, वे पत्तियों का कांटों के रूप में रूपांतरण कर लेते हैं। ये अनुकूलन उनमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की से जो जल का क्षय होता है वो कम हो जाता है। इन पादपों के तने हरे होते हैं। किन पादपों के? मरुस्थलीय पादपों के। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, उसका जो हरा हरा भाग होता है वो पत्ती नहीं है, वो तना है। वो जो मांसल भाग होता है नागफनी के पौधे का, जो मांसल भाग होता है, वह मांसल भाग आखिरकार एक तना होता है। और जो इस मांसल भाग पर, नागफनी के इस मांसल भाग पर जो कांटे लगे होते हैं, वे पत्तियां होती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं। वह हरा होता है मांसल भाग नागफनी का, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब वह जो पादप का जो हरा भाग होता है ना, नागफनी का जो तना होता है, वह भी प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्रियाकलाप 1.1। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ प्रयोग भी दिए गए हैं, ये प्रयोग आप लोग करके देखना। इसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए और एक को अधिक अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। कक्षा 6 की पुस्तक में आयोडीन परीक्षण आपने किया था, उसी प्रकार आप दोनों गमलों में आयोडीन परीक्षण करना है आपको। तो आपने अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपने प्रेक्षण जो आपने जो भी ऑब्जर्वेशन की है, उसे आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक अन्य वर्ण या रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जो हरी पत्तियां होती है, बूझो जैसे बोल रहा था कि मैंने तो बैंगनी भी देखी है और लाल रंग की पत्तियां भी देखी है, भूरी भी देखी हैं, उनमें भी हरित जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक जो होता है, जो क्लोरोफिल होता है, हरित वर्णक जो होता है, वह हरित वर्णक या क्लोरोफिल मौजूद होता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं।
अथवा ढक लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल जो हरे रंग के लिए उत्तरदायी है, और लाल, भूरे और अन्य वर्णक जो लाल, भूरे और अन्य अन्य रंगों के लिए रंगों के लिए उत्तरदायी हैं, वे इस हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात इसे ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, उतना नहीं होगा जितना हरी पत्तियों में होता है, क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अवपंकी जैसे काई आदि पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। आपने जैसे कोई पुराना टैंक है या तालाब है या जलाशय है, वहाँ पर काई जमी हुई हरे हरे रंग की देखी होगी, वह भी पादप ही होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शैवाल। उन्हें शैवाल कहते हैं। अब शैवाल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? किनका? शैवालों का। शैवालों के बारे में पढ़ रहे थे कि शैवालों का रंग हरा आखिरकार होता क्यों है? ऑब्वियसली बात है, हरा रंग होगा तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, खुद का भोजन बना पाएंगे, इसलिए उनका रंग हरा होता है। अब इसका उत्तर लिखा हुआ है कि इनमें क्लोरोफिल होता है हरा रंग होने के कारण, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल होने के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल होने के कारण हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल हरित वर्णक है, इसके कारण से उनका रंग हरा दिखाई देता है। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे हम? स्वपोषी। ये आप देख सकते हैं विभिन्न रंगों की पत्तियां दी हुई है, जो जैसे बूझो बता रहा था, बैंगनी रंग की पत्ती, भूरे रंग की पत्ती, और ये देखो पीले रंग की पत्ती, विभिन्न रंगों की पत्तियां हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार होता है? अब हमने कार्बोहाइड्रेट का तो संश्लेषण पढ़ लिया है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य खाद्य भी होते हैं। अन्य खाद्य क्या क्या होते हैं? अन्य खाद्य होता है प्रोटीन, वसा और विटामिन्स। आखिरकार इनका संश्लेषण इनमें कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का तो हमने पढ़ लिया कि कि 6CO2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया, लेकिन बाकी बाकी चीज़ें हमें आखिरकार किस प्रकार मिलेगी, ये हम देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं, C6H12 एंड O6। यह ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या क्या है? कार्बन, ये देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। जो इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का उपयोग होता है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि नाइट्रोजन से मिलकर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त तत्व भी मौजूद होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन कहाँ मौजूद है? वातावरण में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। लेकिन उसको पादप को मिले कैसे? वह नाइट्रोजन पादप को मिले कैसे? जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। जो प्रोटीन होते हैं इन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। और पादपों को नाइट्रोजन आखिरकार प्राप्त कैसे होती है? याद कीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपने पिछले कक्षाओं में यह पढ़ा है कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। इसी रूप मतलब
गैसीय रूप में N2 रूप में पादप इस नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। वे CO2 का तो अवशोषण कर लेते हैं। कैसे किया था CO2 का अवशोषण? CO2 का अवशोषण किया था पत्ती के रंध्रों द्वारा। CO2 गैसीय रूप में पत्ती में अवशोषित हो जाती है, पर नाइट्रोजन उस रूप में अवशोषित नहीं हो पाती। इसलिए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। और इस रूप में नहीं कर सकते हैं तो फिर किस रूप में करेंगे? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं तथा मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह जो विलेय पदार्थ हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर दिए, ये मृदा में निर्मुक्त कर दिए, फिर वो मृदा में उपस्थित जल में विलय हो गए। तो ये जो विलय पदार्थ हैं ये पादपों द्वारा जल के साथ साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, सबको पता है, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। ये भी पता होना चाहिए कि जो किसान खेतों में उर्वरक और खाद डालता है उसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार इन संगठनों के साथ पादपों की इस प्रकार इन संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो गई, कैसे हुई? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित किया कुछ बैक्टीरिया ने, जो सहजीवी संबंध के रूप में पादपों की मूल में उपस्थित थे। पादपों ने उनको आवास प्रदान किया और उन्होंने क्या किया? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित किया और फिर उसको मृदा में निर्मुक्त कर दिया और फिर वो नाइट्रोजन के यौगिक जल में विलय होकर के और पादप को प्राप्त हो जाते हैं और पादप की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति होगी। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अब प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी वो करते हैं इन संगठकों के साथ। कौन से संगठक हो गए? ये तो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और अब नाइट्रोजन भी मिल गया। इनकी सहायता से पादप क्या बनाएंगे? प्रोटीन बना लेंगे और फिर वसा भी बना लेंगे। पादपों में पोषण की अन्य विधियां पादपों में पोषण की अन्य विधियां भी हम जानते हैं। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि पादप की में पोषण की विधि प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कैसे हुआ, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें काम में आई और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या बना, और उस उत्पाद के अलावा जो हमारे लिए आवश्यक पोषक थे, जो हमारे लिए आवश्यक पोषक क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और विटामिन्स हो गया। ये सब हमारे लिए आवश्यक तत्व थे। इनको इसलिए इनको क्या कहा गया था? इसलिए इनको पोषक कहा गया था। ये पोषक हमें प्राप्त हो गए, इनमें से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया और प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट के अवयव लेंगे काम में और नाइट्रोजन को काम में लेंगे, बना लेंगे प्रोटीन। और वसा वसा भी इसमें बना ली जाएगी और पादप अपने लिए आवश्यक तत्वों का उपयोग करके पोषण प्राप्त कर लेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण के अलावा पादपों में पोषण की और क्या विधियां होती है, यह जानते हैं। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो वे भोजन को संश्लेषित कैसे करेंगे? क्या वे कैसे जीवित रहते हैं? पादप में क्लोरोफिल होता है तब वो प्रकाश संश्लेषण करके और अपने लिए भोजन बना लेता है, लेकिन जिनमें क्लोरोफिल नहीं है आखिर वो जीवित कैसे हैं? जीवित तो वो भी हैं, तो फिर वो कैसे जीवित हैं? उन्होंने और भोजन उन्होंने भी बनाया है या फिर कहीं ना कहीं से तो प्राप्त किया है, तो वो जीवित आखिरकार कैसे हैं? वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी जिस प्रकार से पादपों पर खाद्य के लिए निर्भर करते हैं, वैसे ये भी अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये किस प्रकार का पोषण प्रणाली इन्होंने अपनाई? विषम पोषी प्रणाली इन्होंने अपनाई। आगे देखिए, ये आपको एक चित्र देखने के लिए बोल रहा है कि चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। देखो जी ध्यान से, 1.5 कौन सा चित्र है? ये 1.5 है। ये
1.5 चित्र यहाँ लिखा हुआ है, परपोषी पादप पर अमरबैल। ये सब जान जाओगे आप, अभी केवल पढ़ लीजिए, परपोषी पादप पर अमरबैल, ये इस चित्र में दिखाई गई है। ये पादप है, इस पादप का ये तना हो गया, ये इसकी पत्तियां हो गई, ये पूरा वृक्ष है एक। और इस वृक्ष पर ये हरी हरी तो पत्तियां दिख रही है, ये हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं, लेकिन ये पीली पीली क्या है? ये पीली पीली दोस्तों अमरबैल है, अमरबैल। और अमरबैल क्या होती है? अमरबैल एक विषमपोषी पादप होता है, विषमपोषी एक पादप होता है जो बेल के रूप में लगती है, और वो किसी अन्य पादप से अपना पोषण प्राप्त करती है। और वो कैसे प्राप्त करती है? ये प्राप्त करती है उस पादप पर अपने चूष्चकांगों की सहायता से उस पर उससे अपना भोजन अवशोषित करती है। तो ये पादप तो इस अमरबेल के लिए हो गया, ये जो वृक्ष है इस अमरबेल के लिए हो गया परपोषी पादप। और ये अ, अ, और ये जो अमरबेल है, ये अमरबेल क्या हो गया? ये अमरबेल विषमपोषी पादप इसके ऊपर मौजूद है जो इससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। और इसको हम क्या कहेंगे? इस अमरबेल को, इस अमरबेल को हम कहेंगे परजीवी, परजीवी पादप। ये परजीवी पादप है, यह अपना पोषण तो इससे प्राप्त कर ही रहा है, साथ ही इसको आवास भी यह पादप उपलब्ध करा रहा है। यानी कि इसको जीवित रहने के लिए इस वृक्ष की आवश्यकता है। इस वृक्ष के बिना इसका, अमरबेल का अस्तित्व नहीं है। अगर ये वृक्ष नहीं रहेगा तो ये अमरबेल भी समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया था चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, हमने बहुत ध्यान से देखा। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई थी? बिल्कुल दी। ये दरअसल अमरबेल का पादप है, ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल ये पीली पीली दिख रही थी ना, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो पीली दिख रही थी। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वह आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब उस पर वे आवास उस पर रहते हैं, उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। आरोह मतलब चढ़ना। उस वृक्ष पर वो बेल चढ़ी है, जिस पर वे आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। और क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अमरबेल जैसे पादप होते हैं वे परपोषी, यानी कि जो जिस वृक्ष पर वे मौजूद रहते हैं उसको अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उससे चूष्कांग अमरबेल अपने चूष्कांगों की सहायता से उस पादप से पोषण अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, उससे पोषण छीन लेता है। इसके कारण उसमें अमूल्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। अब परजीवी क्यों कहा, इसका भी यहाँ पर जवाब दिया गया है। परजीवी इसलिए कहा क्योंकि यह उसके ऊपर मौजूद है, उसे पोषण प्राप्त कर रहा है, और इससे उसको उस वृक्ष को हानि हो रही है। किस बात की? अमूल्य पोषकों की हानि हो रही है, इसलिए इसको परजीवी कहा गया है। क्या हम एवं जंतु, हम मतलब मनुष्य और जंतु, अगले पेज पर चलते हैं, भी एक प्रकार के परजीवी हैं? क्या हम लोग हो गए और जो जंतु हो गए वे परजीवी हैं क्या? हम लोग भी तो पादपों को खाते हैं, हम भी क्या परजीवी हो गए क्या? अमरबेल भी उस पादप से पोषण प्राप्त कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें और हमें क्या ऐसा फर्क है कि वो तो है परजीवी और हम नहीं है? क्या है? हम लोग परजीवी नहीं हैं। और क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हम हमारा अस्तित्व और हमारा जो आवास है वह उस पादप पर निर्भर नहीं करता। अर्थात कि वह पादप अगर नहीं रहेगा तो भी हम जीवित रह जाएंगे। हम किसी न किसी प्रकार से अन्य पादप से या किसी अन्य अन्य माध्यम से हम पोषण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन और इसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि वो अमर बैल उस वृक्ष पर मौजूद थी, तो उस वृक्ष को उन पोषक तत्वों की हानि हो रही थी, जबकि हम पादपों से उसके जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि प्राप्त करते हैं। जो पादप के फल लगते हैं, जो पुष्प लगते हैं, वही तो जो सब्जियां होती है। सब्जियों में क्या, जैसे टमाटर है वो पादप का फल है, बैंगन है वो पादप का फल है, फूल गोभी में
जो फूल गोभी हम लोग खाते हैं वह पुष्प है, वह पुष्प क्रम है, यानी कि पुष्पों का एक युग्म है जो फूल गोभी है। और जो पत्ता गोभी है वे उस पत्ता गोभी के पादप के पत्तों का रूपांतरण है। तो हम उसकी जड़, तना, पत्ती आदि फल पुष्प ये सब हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे उसमें पोषक तत्वों की हानि नहीं हुई है। वह पादप उन फलों को, उन उन पुष्पों को निरंतर उत्पन्न कर रहा है और इसे हम उपयोग कर रहे हैं। हम उस पादप पर रहकर उस पादप को वह सब उस पादप में किसी अवयव की कमी थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इसलिए हम परजीवी नहीं हुए और अमर बेल परजीवी हुई। आपको इस पर विचार करना चाहिए और अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग परजीवी नहीं हैं और अमरबेल एक परजीवी है, और वो क्यों है यह मैंने विस्तार से बता दिया है। अब आगे देखते हैं, पहली क्या जानना चाहती है। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है। देखो इसके दिमाग में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आप भी ऐसे प्रश्न आना सीखो। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि परजीवी होता क्या है। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने होस्ट पर, अपने परपोषी पर निवास करते हैं और जीवित रहने के लिए उस पर डिपेंड रहते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। उनकी डिपेंडेंसी होती है, उनको सरवाइव करने के लिए उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा और निवास स्थान भी उनका वही होगा। तो देखते हैं इस पर इन सब मापदंडों पर कौन कौन खरा उतरता है, और जो जो खरा उतरेगा वही परजीवी होगा। मच्छर से स्टार्ट करते हैं। मच्छर, क्या मच्छर हमारे शरीर पर हमेशा निवास करते हैं, या उनको जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है, हमारे बिना क्या वो जीवित नहीं रह पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मच्छर परजीवी नहीं हुआ। अब खटमल, खटमल देखे होंगे आपने, जो अपनी चारपाई के की दरारों में और दीवार की दरारों में छिपे रहते हैं और हमारा रक्त चूस कर और प्रकाश, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश होते ही वापस वो उन दरारों में भाग जाते हैं और प्रकाश खत्म होते ही, अंधेरा होते ही वापस आके अपना रक्त चूस कर वापस चले जाते हैं। तो यह खटमलों को जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है? क्या इनको जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है? और या क्या ये हम पर निवास करते हैं? निवास तो ये हम पर नहीं करते। और जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत, अगर हम नहीं होंगे तो और किसी का रक्त चूसेंगे। तो खटमल भी परजीवी नहीं हुआ। बात करते हैं जूं की। जूं, जूं क्या हमारे ऊपर निवास करती है? बिल्कुल करती है। हमारे सिर में जूं निवास भी करती है और हमारे सिर से पोषण प्राप्त करके वह अपने शरीर की वृद्धि भी करती है, प्रजनन भी करती है। तो इसका मतलब उसको निवास रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जूं को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सिर में से जूं को निकाल के बाहर गिरा देंगे तो जूं जीवित नहीं रहेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब जूं परजीवी हुआ। जोंक, जोंक, अब जोंक के बारे में देखते हैं। क्या जोंक परजीवी है? जोंक हमारे ऊपर या फिर कोई किसी भी जानवर के ऊपर निवास भी करेगी और उसका रक्त चूस कर अपना पोषण भी प्राप्त करेगी। और अगर उस जानवर से उस जोंक को अलग करके और बाहर गिरा दिया जाए तो उस जोंक की मृत्यु हो जाएगी, और निवास तो उस पर वह कर ही रही है। तो इसका मतलब जोंक भी परजीवी हुआ। तो इनमें से मच्छर परजीवी नहीं है। ये देखिए, मच्छर परजीवी नहीं है, खटमल परजीवी नहीं है, जूं परजीवी है, जोंक परजीवी है। तो मुझे लगता है आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं?
जंतुओं का भक्षण करने वाले जंतु तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या पादप भी ऐसे देखे हैं आपने जो जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं? कीट पतंगों का भक्षण कर लेते हैं, मच्छर का भक्षण कर लेते हैं? तो देखते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी है, बिल्कुल विस्मयकारी है। ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। हरे रंग के हैं तो प्रकाश संश्लेषण तो वो करते ही होंगे। तो फिर प्रकाश संश्लेषण अगर उन्होंने भोजन बना लिया तो फिर वो कीटों को आखिरकार ग्रहण क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों पकड़ते हैं? चलो देखते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। 1.6 का पादप देखते हैं। 1.6, ये चित्र 1.6 है। घटपर्णी या पिचर पादप के घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये जो पादप है, इस पादप को कहते हैं घटपर्णी पादप। और ये जो घटपर्णी पादप है इसकी पत्तियों का रूपांतरण होकर के और कुछ ऐसी संरचना बनती है। इसको बाहर दिखाया गया है ऐसे, देखिए। ये एक घड़े जैसी संरचना हो गई। कौन सी? ये। और ये हो गई, ये हो गई घड़े जैसी संरचना, और ये हो गई ढक्कन जैसी संरचना। अब जैसे ही मच्छर घूमता हुआ और इसके अंदर आकर बैठेगा, तो वो इसके अंदर तो चला जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये ढक्कन बंद हो जाएगा। और ऐसा ये क्यों करते हैं? आखिरकार इनको मच्छर की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये हम पढ़ते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसका पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो घट के समान दिखने वाली संरचना है, ये इसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। ये, और घड़े के अंदर अनेक प्रकार के रोम होते हैं। ये जो घड़ा है इसके अंदर अनेक प्रकार के रोम होते हैं इसमें, और वो रोम एक दिशीय होते हैं। रोम एक दिशीय होते हैं, मच्छर अंदर तो घुस जाएगा। ये रोम जैसे इस दिशा में ये रोम ऐसे लगे हुए हैं। कैसे? ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। अब मच्छर अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो ये रोम उसको बाहर निकलने नहीं देंगे। ठीक है जी। तो पत्ती का रूपांतरित भाग है। कट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में पत्ते का रूपांतरित भाग है, और पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं और ढलके रहते हैं। नीचे की ओर होते हैं, ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों में फंस जाता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों में बीच में फंस कर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर देते हैं, और घड़े में कुछ पाचक रस उपस्थित होंगे। उसके रूपांतरित पत्ती वाला भाग जो घड़ा है उसमें कुछ पाचक रस उपस्थित होंगे, वो उन मच्छर का पाचन कर देंगे। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये याद रखना, कीटभक्षी पादप क्या होता है? जो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसा आपने पढ़ा वह सब पादप क्या कहलाएंगे? कीटभक्षी पादप। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, संडिव, कीटभक्षी पादप। दो अन्य उदाहरण हैं। एक तो आपने पढ़ा था कौन सा? घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप पढ़ा आपने। और दूसरा कौन सा है? वीनस फ्लाईट्रैप। और तीसरा संडिव कीटभक्षी पादप। पहला हो गया घटपर्णी पादप, दूसरा हो गया वीनस फ्लाईट्रैप, तीसरा हो गया संडिव। ठीक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जानकारी आपको मिल ही गई है। बूझो। अब बूझो क्या जानना चाहता है? ये बूझो कुछ भ्रमित है। किस कारण से भ्रमित है? देखते हैं। यदि घटपर्णी, जो घटपर्णी पादप आपने देखा था जिसमें
उसकी पत्ती घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई थी। घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब ये सोच रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो हरे रंग का है, तो फिर उसका भोजन तो बन जाता है। तो यह फिर भी कीटों का भक्षण क्यों करता है आखिरकार? उसे कीटों का भक्षण करने की जरूरत क्या पड़ी? देखते हैं। क्या यह संभव है कि कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल, इन पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं। सभी पोषक मिल जाते तो इसको कीट भक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती? इसको कुछ पोषक मिल नहीं पाते हैं मृदा से, जिस कारण से उसको यह रूपांतरण करना पड़ा और जिससे वो कीटों का भक्षण करके उनसे वह तत्व की पूर्ति करता है। देखते हैं किस तत्व की इनमें किस तत्व की कमी होती है, यह भी हम चर्चा करेंगे। उनमें किस तत्व की कमी होती है। मृतजीवी, मृतजीवी के बारे में पढ़ते हैं। मृतजीवी क्या होता है? आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम देखा होगा आपने, मशरूम ऑयस्टर मशरूम भी होता है। और उसके अलावा जो फूल जैसा दिखने वाला जो कुकुरमुत्ता आप जिसे कह सकते हैं, वह छत्रक के जैसा होता है, वह भी मशरूम होता है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। छाते के समान होता है जो मशरूम होता है, तो वो छाते के समान संरचनाएं आपने देखी होगी सड़े गले पदार्थों पर। वह और कुछ नहीं, वह मशरूम होते हैं। और वो मशरूम होते हैं, वो मृतजीवी प्रकार के जीव होते हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। अब वो तो हरे रंग के होते नहीं है, मशरूम तो सफ़ेद या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, धूसर जैसे रंग की होती है। और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब इनको पोषण कैसे प्राप्त होता है? ये हरे रंग के होते नहीं है, तो फिर इनको पोषण मिलेगा तो कैसे आखिरकार? इसके बारे में जानते हैं। अब बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कौन से जीव? पर ये मृतजीवी जीव। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता। प्राणियों के समान तो मुख होता नहीं है इनमें। और ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। ये सोच रहा है कि न तो ये जंतु है, इनमें मुख नहीं है, तो ये पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण कर नहीं सकेंगे। और हरे भी नहीं होते तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेंगे। और इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जो इनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है वो भी इनमें एब्सेंट होता है। तो फिर आखिरकार ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरोफिल इनमें एब्सेंट है, हरे हैं नहीं। तो फिर कैसे ये है अपना भोजन बनाएंगे, कैसे ये है भोजन का संश्लेषण करेंगे? देखते हैं। मृतजीवी के बारे में हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 5 पर। अब पेज नंबर 6 पर हम आते हैं। ये पेज नंबर 6 है। यहाँ एक प्रयोग दे रखा है, क्रियाकलाप 1.2 के नाम से। देखते हैं क्या है ये क्रियाकलाप। ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। जो ब्रेड है, ब्रेड सबने खाई होगी, ब्रेड या डबल रोटी, उसका एक टुकड़ा लीजिए और उसको जल में भिगो लें और इससे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई दे। आप जिसे कहते हैं ना कि ब्रेड खराब हो गई, वैसा जब तक नहीं हो जाए, उसमें रोएं जैसी संरचना न जब तक नहीं निकल जाए, तब तक उसे रखा रहने दीजिए। ये धब्बे किस रंग के हैं? ये जो धब्बे आए हैं, इसके ऊपर जो संरचनाएं रोएं आए हैं, ये आखिरकार ये धब्बे है किस रंग के? हरे रंग के भी देखे होंगे आपने, और किसी रंग के भी हो सकते हैं। और किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। इस लेंस के नीचे या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखो। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेगी। अब रुई के जो धागे होते हैं उसके समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। यह और कुछ नहीं, यह कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक या फंजाई। कवक हिंदी वर्ड, फंजाई इंग्लिश वर्ड।
यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। इनकी पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं अतः उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब आ गया है कि वे पोषण आखिरकार कैसे प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है, जंतुओं की तरह वे पादपों को खाते नहीं है, तो फिर कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए, ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं, जैसे सड़ी हुई कोई भी वस्तु, जैसे ब्रेड सड़ी हुई थी, और टूटी हुई टहनियाँ हो गई, जो पेड़ पौधों के कचरे से जो ह्यूमस बन जाता है वो हो गया, या फिर कोई भी जैसे पुरानी रोटी हो जाती है। इन सभी जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का वे स्राव कर देते हैं। ये जो कवक होते हैं, ये उनके ऊपर आते हैं और कुछ पाचक रस ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसे उस पर पाचक रसों का स्राव करके उसको बाहर ही पचाते हैं, फिर उसको विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एक विलय के रूप में उनके खाने लायक वो चीज़ बन जाती है, और इसके बाद वे इस विलय का भोजन कर लेते हैं। ये एक प्रकार से ऐसे हो गया कि आप लोग समोसा खाते हैं या कचौरी खाते हैं, तो कैसे खाते हैं? आप उसे पहले समोसे को आप बड़े स्वाद ले लेकर खा लेते हैं, ठीक है? 1 समोसा, 2 समोसा, 3 समोसा, कोई-कोई तो 5-5 भी खाता होगा, ठीक है? लेकिन पहले वो समोसा खा कर के और आप उसे अपने स्टमक में लेकर जाते हैं, और फिर स्टमक में पाचक रसों का स्राव होता है, और पाचक रसों का स्राव होने से वो समोसा पच जाता है, और फिर आपका शरीर उससे पोषण प्राप्त कर लेता है। आप लोग ऐसे ही तो पोषण प्राप्त करते हो। पर कवक कैसे पोषण प्राप्त करती है, ये इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने समोसा पहले खा कर के फिर उसे अंदर पेट में पचाया, लेकिन कल्पना करो कि अगर आपको समोसे को बाहर ही पचाना पड़े, जैसे आपकी लार वगैरह, आपके पाचक रस आप मुंह में से निकालो और उस पर समोसे पर आप स्रावित कर दो, और उसे बाहर की बाहर ही पचा लो, और फिर उसके बाद में उसको अंदर ग्रहण करो, तो ऐसी पोषण प्रणाली, ऐसा मैकेनिज्म इन कवक में पाया जाता है। यह जिन विघटनकारी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये बैठ जाते हैं, और वहाँ पर अपने पाचक रसों का स्राव करते हैं, और फिर पाचक रसों का स्राव करके उसको बाहर पचा देते हैं, और उसको विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फिर उसे कंज्यूम कर लेते हैं भोजन के रूप में, और उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ये देखो ब्रेड पर लगी हुई कवक, देख सकते हो आप, ये कवक लगी हुई बता रखी है। ये देखो, ये कवक, ये कवक, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके ये देखो, ये बताया गया है। ये कवक ऐसी होती है, ऐसी होती है। ये मशरूम बता रखा है, छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर छत्रक का उगना। ये मशरूम, छत्रक वाली, ये मशरूम का पैकेट है, इसमें खूब सारी मशरूम पड़ी है, और ये सड़े गले पदार्थ हैं, इन पर उग रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भोजन कर लेते हैं वो उसको, बाहर पचा करके अंदर उसको भोजन कर लेते हैं और उसका अवशोषण कर लेते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। तो इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है जिसमें जीव मृत या विघटित जैविक पदार्थों पर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे कवक ने किया था, उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। वो जो जीव इस जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अचार में देखा होगा, मम्मी जब अचार बनाती हैं, घर पे अचार डालते देखा होगा, उसमें उसको कभी भी टाइट ढक्कन से पैक नहीं किया जाता है, या तो खुला छोड़ देते हैं या फिर कपड़े से ढका जाता है। वो क्यों ढका जाता है? क्योंकि उसके ऊपर कवक या फंजाई नहीं आ जाए। चमड़े के ऊपर भी कवक उत्पन्न हो जाती है।
चमड़ा वैसे तो चमड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कई जीवों की बेरहमी से हत्या के बाद में ये जो चमड़ा है, जितना महंगा चमड़ा लोगे उतनी ही बेरहमी से जीवों को मार करके ये चमड़ा प्राप्त किया जाता है। इसलिए चमड़े की वस्तुएं पहनने से बचिए, जिससे चमड़े की वस्तुएं कम खरीदोगे तो कम बिकेगी, और कम बिकेगी तो जीवों की हत्या भी कम ही होगी। चलो, तो चमड़े पर ये कवक आ जाते हैं, और कपड़े पर भी आ जाते हैं, अन्य पदार्थों पर भी उग जाते हैं। तो ये उन स्थानों में उगते हैं, जो कवक होते हैं ये उन स्थानों में उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। नम हो एक तो, नमी की मात्रा हो, और उष्ण मतलब थोड़ी सी गर्मी भी हो। तो कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, क्योंकि उस समय नमी भी होती है और उष्णता भी होती है। उमस जिसे आप कह सकते हैं, वो उस मौसम में कवक सबसे जल्दी उत्पन्न होगी। उस मौसम में सबसे जल्दी हमारा जो खाना होता है वो खराब होता है। इसी कारण जो वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अनेक वस्तुएं, चाहे आपके खाने की वस्तुएं जैसे रोटी हो, ब्रेड हो, ये सब इस मौसम में बहुत जल्दी खराब होती है। आपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। अपने ही मम्मी पापा से आप पूछो कि मम्मी, अगर ब्रेड खराब हो गई फिर भी मैं उसे खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, तो मुझे क्या नुकसान हो जाएगा? या रोटी, जैसे शाम की रोटी है और उस पर हरे हरे कुछ कवक आ गए, मम्मी को से पूछना कि अगर मैं इसे खा लेती हूँ तो क्या मुझे नुकसान होगा? तो आपको इसका उत्तर देंगे। अभी के लिए मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि अगर आप ऐसी खराब हुई वस्तुएँ खाते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको उल्टी, दस्त, बुखार जैसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? और आप अपने अभिभावकों से चर्चा करना। अब पहेली क्या बोल रही है, अभी देख लेते हैं। पहेली को याद आता है कि उसके सुंदर जूते थे, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी। वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। इसने देखो, इसने कोई लेदर के शूज़ ये इसके पास थे, जो इसे वो वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, ठीक है? तो उन लेदर के शूज़ पर बारिश के दिनों में जब वो भीग गए होंगे, नमी उनमें हो गई होगी और वो उष्णता रहती ही है वहाँ, तो वहाँ पर कवक उत्पन्न हो गई। और ये अब इसके दिमाग में प्रश्न हो रहा है कि भाई, मेरे जूते जो नए के नए जूते थे, वहाँ पर आखिरकार कवक आ कहाँ से गई? तो इसका जवाब हम जानते हैं। सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु होते हैं, जो कवकों के बीजाणु वो संरचना होती है जिसके अंदर जो कवक उत्पन्न होने का बीज होता है। एक तरीके से आप इसे बीज समझ लीजिए, जैसे गेहूं का बीज होता है, टमाटर के बीज होते हैं, और बैंगन के बीज होते हैं, मिर्ची के बीज होते हैं। वैसे ही आप कवक के बीजाणुओं को भी एक प्रकार से अभी ऐसे समझ लीजिए कि ये कवक के बीज हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये बीज कवक के वायु में उपस्थित होते हैं। वायु, एयर में यह उपस्थित होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते। और जब वे किसी ऐसे जैविक पदार्थ पर अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे इस अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। अब पता लग गया होगा आपको कि जो पहेली के जूतों पर कवक कहाँ से आई होगी। जो बीजाणु एयर में रहते ही हैं, और जो बारिश के दिनों में उसके जूतों में नमी हो गई, उष्णता है ही, तो वह उन बीजों को फेवरेबल कंडीशन मिल गई और वे वहाँ पर उत्पन्न होकर अंकुरित हो गए, और नए कवक को उन्होंने जन्म दे दिया। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बिल्कुल हमें पता लग गया है। हमें केवल ये 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो नमी और एक उष्णता, ये 2 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीजाणुओं का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो वातावरण में रहेंगे ही रहेंगे। उनको आप कैसे नष्ट करोगे? वो इतने सूक्ष्म हैं, वो आपको दिखते ही नहीं हैं। तो फिर आप केवल 2 चीज़ों पर कार्य कर सकते हैं, एक तो नमी और एक उष्णता। आप बारिश के दिनों में अगर मतलब ऐसी वस्तुएँ जिन पर कवक उत्पन्न हो सकते हैं, उनको बचा कर के रखें, उनको बारिश में भीगने नहीं दें। और जैसे जैसे ब्रेड वग़ैरह हैं, और रोटी है, वह बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएगी जब तो बारिश के दिनों में उसमें नमी आनी ही आनी है। लेकिन
अगर थोड़ी बहुत ही पुरानी जैसे सुबह की बनाई हुई है आप शाम और आपको शाम को या फिर दोपहर में खानी है, तो आप उस रोटी को या फिर उस ब्रेड को आप गरम कर सकते हैं। आप उसे अगर गरम करोगे तो वो गरम करने से क्या होगा, उसके अंदर जो नमी होती है वो नमी वाष्प बनकर उठ जाएगी और वह नमी होने से बच जाएगा और वहाँ पर कवक उत्पन्न नहीं होगी। और उष्णता है, उष्णता से भी हमको उसे बचाना पड़ेगा। उष्णता से हम उसे बचा लेंगे और नमी से बचा लेंगे तो कवक उत्पन्न नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं? हमने बता दिया है, नमी और उष्णता का ध्यान रखना है। अब भूजो क्या कह रहा है देखते हैं। भूजो को याद है कि उसके दादाजी ने जो बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कवक जो होते हैं वो रोग कारक भी हो सकते हैं और वह इतने खतरनाक हो सकते हैं कि पूरी की पूरी फसल को ही खराब कर दें। और इन इन कवकों के बारे में जो फसल में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं और कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं और कैसे वो पूरी की पूरी फसल खराब होती है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें जानेंगे, आगे की कक्षाओं में जानेंगे आप। ये हैं पेज नंबर 6 पर थे हम। अब पेज नंबर 7 पर हम आते हैं। पेज नंबर 7 पर पहेली कुछ कह रही है, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। अब पहेली को कुछ ने बताया था, पहेली ने बताया कि यीस्ट या कवक, यीस्ट या कव एवं छत्रक, जो छत्रक यानी कि मशरूम और यीस्ट यीस्ट भी एक प्रकार की कवक होती है और छत्रक यानी मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। यीस्ट को हम काम में लेते हैं। बिल्कुल, जो ब्रेड होती है वो एक तरीके से यीस्ट का ही एग्जाम्पल है। जो छत्रक है वो मशरूम है। ये कवक उपयोगी है, बिल्कुल इन्हें हम खाते हैं। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो पादपों में, जैसा कि भूजो ने बताया था कि उसके दादाजी दादाजी बता रहे थे कि पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। जंतुओं में, जंतुओं पर भी उत्पन्न होते हैं कवक। किसी के दाद, खाज, खुजली आदि हो जाती है, वह सब कवक के कारण ही होती है। चाहे वो जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो, तो इनमें इन्होंने रोग उत्पन्न कर दिया। तो कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जो कवक होती हैं उनको मेडिसिन के रूप में भी हम काम में लेते हैं। यह पहेली ने बताया। अब पहेली को इतना नॉलेज है देखो आप, ठीक है? तो उसने आपको आपसे अपना नॉलेज शेयर किया है, तो आप इसको ध्यान में रखना कि उपयोगी भी होती हैं, रोग भी उत्पन्न कर सकती हैं और औषधि भी होती हैं और वे अलग-अलग प्रकार की होती है। देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और अपना आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखना कि ये जो सहजीवी संबंध है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सहजीवी संबंध क्या होता है? कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक उसे आवास उपलब्ध कराएगा और दूसरा पहले को पोषक तत्व उत्पन्न कराएगा। तो वे एक दूसरे के साथ आवास और पोषक तत्व को बांटते रहते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह हो गया परपोषी और यह हो गया परजीवी, एक तरीके से मान लेते हैं। हालांकि इन्हें परजीवी या परपोषी नहीं कहा जाएगा यहाँ पर, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये ए जीव है और ये बी जीव है। अब ए जीव बी जीव पर रह रहा है, तो बी जीव ने ए जीव को निवास स्थान उपलब्ध करवाया और जो ए जीव है वह कुछ पोषक तत्व बी को उपलब्ध करवा रहा है जो बी के पास थे नहीं। तो इन दोनों को एक दूसरे से क्या है, लाभ। नुकसान है? नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस संबंध को क्या कहा गया? सहजीवी संबंध। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। जो वृक्ष थे उनको
कवक को पोषण प्रदान कर देते हैं और बदले में उन्हें जल व पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। जो कवक होते हैं, इन कवकों को तो क्या मिल गया? कवकों को तो वृक्ष की जड़ों में रहने का निवास स्थान मिल गया और कवक को पोषण भी मिल गया। कवक वहाँ पर रह भी लेगी और इसको वहाँ पे खाना भी मिल जाएगा और बदले में कवक क्या करेगी वृक्ष के लिए? यह भी तो कुछ करेगी, सहजीवी संबंध में है। तो इसने जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता दी वृक्ष को, ठीक है? तो वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है और इस संबंध को क्या कहेंगे? इस संबंध को कहेंगे कवक मूल संबंध। कवक मूल, इस बारे में आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कवक मूल संबंध। अब हाँ, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि लाइकेन नाम की एक चीज होती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन क्या चीज है? लाइकेन कवक और शैवाल, इन दोनों का सहजीवी संबंध जो होता है उसे लाइकेन कहते हैं। जो कवक यानी फंजाई और शैवाल यानी एल्गी, ये दोनों सहजीवी संबंध में एक सहजीवी संबंध में अगर रह रहे हैं तो उस निकाय को क्या कहेंगे? उस निकाय को कहेंगे लाइकेन। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल, कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। शैवाल में तो क्या होगा? जो ये शैवाल है और ये फंजाई है। शैवाल में तो क्या होगा? क्लोरोफिल। और कवक में क्या होगा? क्लोरोफिल एब्सेंट। तो शैवाल में क्लोरोफिल होगा तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। कवक शैवाल को रहने का स्थान दे देगा। ये जो कवक है ये जो कवक है यह शैवाल को क्या दे देगा? रहने का निवास स्थान। कवक खूब सारा जाल बना करके और निवास स्थान बना देंगे और जो शैवाल है वो उसमें रहेगा। तो शैवाल को आवास मिल गया और शैवाल बदले में क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएगा जो उसके खुद के भी काम आएगा और कवक को भी पोषण मिलता रहेगा। कवक शैवाल को रहने का आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अब ये वृक्ष मृदा से पोषक तत्व अवशोषित कर रहे हैं तो फिर मृदा में तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती होगी एक समय के बाद में। जैसे कि आप खेत देखते हैं, लगातार उसमें फसल जोतने से वो थोड़े दिनों में बंजर हो जाते हैं। तो फिर उसमें पूर्ति कैसे करते हैं? आपने देखा होगा किसान उसमें खाद वगैरह का उपयोग करता है ना, खाद का उपयोग करता है उसमें। जैसे जीवों के गोबर से बनी हुई खाद होती है या फिर कोई रासायनिक यूरिया खाद लेके आएगा, वो उसमें डालेगा खेत में और उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करेगा। तो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के ये सब माध्यम होते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? हाँ जी, देखा है। किसानों को तो देखा ही है और माली को भी देखा ही होगा आपने। खाद, उर्वरक आदि डालता रहता है। आप क्या जानते हैं कि वे इन्हें मृदा से में क्यों मिलाते हैं? मृदा में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद्य में उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। उर्वरक और खाद, इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी धीरे धीरे मात्रा कम हो जाती है और ये उर्वरकों को खाद हम उस मृदा में मिला करके वापस पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें
पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि इन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। आपको यदि पादप के पोषण की आवश्यकता यानी कि उसको पोषण के लिए क्या-क्या आवश्यक होता है यह पता हो, तो आप केवल पादपों को उगा भी सकेंगे बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकेंगे। तो पोषण पादपों के पोषण के लिए आप पता लग ही गया है कि क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं। उनकी आवश्यकताएँ आपको पता लग गई, उनको जल, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण मिलना चाहिए, यानी जल उनको मृदा से मिल ही जाएगा और खनिज लवण उनको मृदा से मिल जाएँगे और अगर मृदा में उनकी कमी हो गई तो आप उसमें खाद डाल देंगे और जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश से करेंगे यानी कि पादपों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना पड़ेगा। तो आपको ये सब बातें पता लग गई है, अगर अब आप प्लांटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अब क्या करेंगे? आप पौधे लगाएँगे। आप चाहे उसे गमले में लगाएँ, चाहे या फिर उसे मिट्टी में लगाएँ, लेकिन अब आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, तो आप उसको आराम से उगा सकते हैं। आप वृक्षारोपण कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। स्वस्थ कैसे रखेंगे? उनमें खाद डालनी है, उनको टाइम टू टाइम उन्हें उनमें पानी डालना है, तो इससे वो स्वस्थ रहेंगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना पड़ेगा उनको। ठीक है जी। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ज नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन किस-किस से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी तत्व मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह सब तो उसे कार्बोहाइड्रेट से मिल गया, जो कि प्रकाश संश्लेषण से बना था। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उसने जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको कुछ जीवों ने नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित किया और उसने उसे उस नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में मृदा से अवशोषित कर लिया। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कट जाने के बाद में मृदा में नाइट्रोजन कम हो ही जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है। वायु में तो नाइट्रोजन बहुत है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायु में नाइट्रोजन की ही उपस्थिति है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ही उपस्थित होती है और कितनी होती है? इतनी होती है। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ही होती है। चलिए, तो नाइट्रोजन इतनी है, तो फिर इसका उपयोग वे कर क्यों नहीं पा रहे? पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ क्यों हैं? जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में ले लेते हैं, पत्ती पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं, उनकी सहायता से CO2 को अवशोषित कर लेते हैं, तो फिर नाइट्रोजन को भी तो कर लेना चाहिए। नाइट्रोजन को क्यों नहीं कर पाते हैं? नाइट्रोजन को नहीं कर पाते, ऐसा मैकेनिज़्म उनमें है ही नहीं। तो पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। विलय मतलब जल के साथ विलय होने के, और जल में नाइट्रोजन गैस के रूप में तो विलय हो नहीं पाएगी, तो फिर उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? राइजोबियम। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करा देते हैं। राइजोबियम क्या करेंगे? राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहेंगे। सहजीवी के रूप में, सहजीवी आपने पढ़ा ही है। तो सहजीवी में संबंध में क्या करेंगे? राइजोबियम तो क्या नाइट्रोजन के यौगिक इनको उपलब्ध करवा देंगे और जो ये चना, मटर, मूंग, सेम इनकी इनकी जड़ में रहेंगे तो इनको आवास मिल जाएगा और इनको भोजन के लिए पोषण भी मिल जाएगा। जो कि राइजोबियम अपना खुद भोजन नहीं बना सकते, तो इनको मिल जाएगा इनसे, और नाइट्रोजन के यौगिक इनको ये राइजोबियम चने, मटर, फलीदार पादपों की जड़ों को उपलब्ध करवा देंगे। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं।
इसके बदले आप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अधिकतर जो दालें हैं वह फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है, चाहे चना हो, चाहे जो मटर है और मूंग हो गया, और जो भी दलहन होता है वे सब फलीदार पादप से ही प्राप्त होते हैं। तो इसके जो फलीदार पादप होते हैं इनमें राइजोबियम जीवाणु रहेगा, तो फलीदार पादप उसको आवास उपलब्ध करवा दिए और उसको खाद्य प्रदान कर दिए, और बदले में यह उनको नाइट्रोजन के यौगिक उपलब्ध कराएगा। तो इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है, बिल्कुल है। ये जो राइजोबियम नहीं होगा तो दलहन की खेती नहीं होगी। राइजोबियम नहीं होगा तो दलहन की खेती कैसे होगी? क्योंकि दलहन के लिए तो नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, और जब तक राइजोबियम नहीं होगा तब तक नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित नहीं होगी, और परिवर्तित नहीं होगी तो दलहन को मिलेगी भी नहीं और दलहन की खेती नहीं होगी। तो किसानों के लिए विशेष महत्व की चीज़ होगी। दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको जो दलहन की खेती होती है तो उसके लिए मृदा में जो नाइट्रोजनी उर्वरक वो खरीद कर लाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं देनी पड़ती। तो किसानों को इससे देखिए कितना फ़ायदा है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब राइजोबियम जब उसकी जड़ों में रहेंगे तो इतनी नाइट्रोजन की यौगिक उत्पन्न कर देंगे कि वह दलहन तो उसका उपयोग कर ही लेगा, और इतना सारा बच जाएगा कि आप अगली फसल भी काम में लोगे तो उसमें भी अ, अ, उसको रासायनिक उर्वरकों, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे फसल को नुकसान होने से भी बचेगा, और किसान को आर्थिक लाभ भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बदल बदल कर खेती करनी चाहिए। तो इस संबंध का किसानों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है, और दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के यौगिक राइजोबियम ने बना दिए हैं। और यही नहीं, दाल की फसल के बाद उगने वाली अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बदल बदल कर खेती करेंगे तो उससे मृदा में नाइट्रोजन के यौगिकों की प्रचुर मात्रा बढ़ जाएगी, और रासायनिक उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे धन की भी बचत होगी, और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, क्योंकि रासायनिक खाद हमने नहीं डाली है। तो किसानों के लिए कितना उपयोगी हो गया राइजोबियम जीवाणु? ये तो इसलिए कहा जाता है कि बदल बदल कर खेती करनी चाहिए। एक बार आपने गेहूं की फसल बो दी तो अगली बार आपको दलहन की खेती कर लेनी चाहिए। फिर नाइट्रोजन की यौगिकों की वहाँ पर प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाती है, तो फिर अगली आप गेहूं की खेती करेंगे तो उसमें आपको रासायनिक खाद नहीं डालनी पड़ेगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, और धन की भी बचत होगी। तो इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पादप होते हैं स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। बहुत कम पादप ही ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। जैसे आपने अ, इसमें अध्याय में पढ़ा, जैसे कुछ आपने कीटभक्षी पादप देखे, और कुछ परजीवी पादप देखे जैसे अमरबेल, और मृतजीवी आपने देखे जैसे कि कवक, और कुछ आपने कीटभक्षी पादप भी देखे। तो जैसे हाँ, स्वपोषी पादप अधिकांश होते हैं, और बहुत कम ही पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी तो अमरबेल थी, वह जिस परपोषी पादप पर थी उससे सूचकांकों की सहायता से पोषण प्राप्त कर रही थी। और जो मृतजीवी होते हैं वह कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? वह सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि प्राणी अपने भोजन के लिए पादप पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो पादपों पर, जो मांसाहारी होते हैं वो प्राणियों पर निर्भर करते हैं। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। उन्हें विषमपोषी किसे कहा गया है? जो प्राणी या तो पादपों पर या फिर प्राणियों पर
अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। तो यह सवाल किया जा रहा है इस अध्याय के अंत में कि क्या हम यह कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? आंशिक विषमपोषी। अब आप ही बताइए, आपने यह अध्याय पूरा पढ़ लिया है कि कीटभक्षी पौधे, जो हमने उदाहरण पढ़ा था घटपर्णी पादप का, उसे आप आंशिक विषमपोषी कहेंगे? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि यह कीटभक्षी पादप प्रकाश संश्लेषण तो कर ही रहा है, इसके अलावा यह कीटों का भी भक्षण कर रहा है, मतलब कि अपना भोजन खुद बना रहा है प्रकाश संश्लेषण करके। लेकिन कुछ तत्वों की इसमें कमी है। कौन से तत्वों की कमी है, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आगे चर्चा करेंगे। तो इनमें इन तत्वों की कमी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नामक तत्व की इसमें कमी है। तो उसको यह कैसे पूरा करेगा? उसको यह पूरा करेगा कीटों से। जो कीट होते हैं, कीट, इन कीटों का शरीर बना होता है प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। तो यह घटपर्णी पादप, यह घटपर्णी पादप की पत्ती का रूपांतरण है। यह जो घट है, यह इसका ढक्कन है। अब और ये इसके रोम है। अब कीट इसके अंदर आता है, फंस जाता है, इसने पाचक रस के इसके ऊपर स्रावित करे, इसको पचाया, और इसको पचाने के बाद में जो नाइट्रोजन है इन्होंने अपने भागों से अवशोषित कर ली, और इन इन इस अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग वे खुद के शरीर की प्रोटीन बनाने में कर लेंगे। तो आंशिक विषमपोषी पादप हुए? जी हाँ, बिल्कुल। कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी कहलाएंगे, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, और विषमपोषी भी हैं, क्योंकि ये कीटों का भक्षण कर रहे हैं, कीटभक्षी पादप हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का अंत होता है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वपोषी, पता लगी गया आपको, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें यह क्लोरोफिल सहायता करता है। किस चीज़ में? प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि सौर ऊर्जा को पादप को उपलब्ध कराने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। और विषमपोषी, जो प्राणी अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए पादपों पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाएगा। अब परपोषी, परपोषी वे पादप होंगे जो किसी अन्य पादप पर रहते हुए अपना पोषण उससे अवशोषित कर रहे हैं या अपना पोषण उससे प्राप्त कर रहे हैं, परपोषी पादप कहलाएंगे। और परपोषी जीव भी जो अन्य जीव पर रह रहे हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उस पर निवास भी करते हैं, और उनको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, उसके बिना भी जीवित नहीं रह सकते, तो परपोषी कहलाएंगे। अब कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप अभी आपको बताया था, घटपर्णी वाला, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पोषक, पोषक आपको पता पड़ेगा क्या क्या पोषक होते हैं। पोषक जल, खनिज लवण, विटामिन, और जो प्रकाश हैं, ये सब पोषक हैं। अब परजीवी, परजीवी, हाँ सॉरी, परपोषी और परजीवी। अभी मैंने यहाँ जो चीज़ बताई थी वह परजीवी के लिए थी, और परपोषी जो होगा, परपोषी होगा जिस जीव पर परजीवी रहेगा, उससे अपना पोषण प्राप्त करेगा, उस जीव को तो परपोषी कहा जाएगा, और जो जीव उस पर अपना पोषण प्राप्त कर रहा है वह परजीवी कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आपको पता पड़ ही गया है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण आदि की सहायता से, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जो कि हमारे लिए काम आती है,
ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, यह कहाँ पर चलेगी? पौधे के किस भाग में? पत्ती में। और पत्ती के भी किस भाग में? पत्ती की जो कोशिका है उसके किस भाग में? पत्ती की कोशिका के एक घटक हरित लवक में, हरित लवक या क्लोरोफिल में। और उसमें भी कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट होगा जो इसमें सहायता करेगा? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, जिसे जो प्रकाश ऊर्जा को पादप को उपलब्ध करवाएगा। मृतजीवी आपने पढ़ ही लिए, जैसे कि मशरूम और यीस्ट, यह सब मृतजीवी हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं। रंध्र, रंध्र का पता लग ही गया, जो CO2 है वो पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों की सहायता से ही अवशोषित होती है। और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं की सहायता से खुलते हैं और बंद होते हैं। सहजीवी संबंध आपने पढ़ ही लिया, एक तो कवक मूल, इसके अलावा जो लाइकेन, यह सब जो चीज़ें होती है यह सहजीवी संबंध कहलाती है। इसमें एक को तो आवास मिलेगा और भोजन मिलेगा, और दूसरे को वह कोई यौगिक या फिर कोई चीज़ मृदा से अवशोषण करके उपलब्ध करवाएगा। ये सहजीवी संबंध हो गया। कवक, कवक आपने पढ़ ही लिया, सड़े गले पदार्थों पर कवक या फंजाई उत्पन्न होती है। इसे नमी या उष्णता की ज़रूरत होती है, उस नमी या उष्णता की ज़रूरत होती है। और वातावरण में जो बीजाणु स्पोर्स इनके फैले हुए रहते हैं, उनको यह फेवरेबल कंडीशन, यह नमी या उष्णता मिलते ही ये उस पर पनप जाती है। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए अथवा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। नो डाउट, इसमें आपको कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। खाद्य की आवश्यकता होती है, और अपनी वृद्धि के लिए भी करेंगे और शरीर के रखरखाव के लिए करेंगे। चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, उनके घाव आदि भरने के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होगी, और उनकी वृद्धि के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होगी। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। और जो हरे पादप हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। बिल्कुल होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा को यह ATP के रूप में रूपांतरित नहीं कर पाएगा। और जो सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। इसलिए दो अनिवार्य रूप से तत्व हैं, इनका तो होना ही चाहिए। ये नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। बिल्कुल। C6H12O6 एक उदाहरण देके हमने बताया था, ये ग्लूकोज जो कि ये कार्बोहाइड्रेट ही होती है, यह प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इसी के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां सौर ऊर्जा का संचय कर लेती हैं, उससे ही वो आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। बिल्कुल। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका उपयोग तो पौधे कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन बनेगी बाई प्रोडक्ट के रूप में, इसका उपयोग कुछ हद तक पादप भी करेंगे, और ज़्यादा उपयोगी वह हमारे लिए, प्राणियों के लिए, जंतुओं के लिए उपयोगी होगी। इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फंजाई ने किया। फंजाई कवक का उदाहरण हमने बताया था। जो जो कुकुरमुत्ता जिसे आप कहते हैं, या मशरूम जिसे कहते हैं, उससे, या फिर डबल रोटी या ब्रेड कहेंगे। यीस्ट का एग्जाम्पल जो है, ये दोनों एक कवक है। और यह किस पर उत्पन्न होते हैं? यह सड़े गले पदार्थों पर, मृत जीवी पदार्थों पर यह जो आपकी मशरूम है यह उगती है। तो मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं कौन? कवक अपना पोषण। ये मृत जीवी कहलाते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी कहते हैं, क्योंकि ये मृत या अपघटित पदार्थों पर ही मृत या विघटित पदार्थों पर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं। मृत जीवी और परजीवी में अंतर है। मृत जीवी तो सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होने वाले, और परजीवी जो अन्य जीव
जिसे परपोषी कहेंगे उस पर अपना पोषण प्राप्त करेंगे। अन्य जीव से पोषण छीनते हैं, अर्थात उसको हानि होती है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। कुछ पादप एवं अन्य जीव कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आपने कीट पक्षी पादप देखा था, उस कीट पक्षी पादप में वो कीटों पर निर्भर कर रहे हैं और पोषण के लिए। और ये तो हो गए पादप। और कुछ जीव जैसे जोंक हमने पढ़ा था और जूं हमने पढ़ी थी, वो हमारे सिर में रहती है पोषण के लिए, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर करेंगे उनको विषमपोषी कहेंगे। और जो घटपर्णी पादप था उसे आंशिक विषमपोषी कह सकते हैं, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा था और वह जो मच्छर, जीव, कीट आदि को भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर रहा था, इसलिए उसको आंशिक विषमपोषी कहा गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है और कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ही नया वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें साइंस के ऐसे ही किसी अन्य चैप्टर को सरल भाषा में समझाऊँ। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार।